नमस्कार, मैं उमेश कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं नेक्स्ट जेन स्कॉलर्स हब पर। जैसा कि आप लोग को पता है कि हमारे यहाँ रेगुलर कोर्सेज चल रहे हैं, उसमें से हम लोग फिजिक्स का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स शुरू किए हैं 12th क्लास का, और अभी तक हम लोग उसमें से कूलॉम्स लॉ पढ़ चुके हैं और उसके आगे हम लोग को जो इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ना है। तो आज का जो टॉपिक हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है और आज का जो सेशन है वो बहुत ही मज़ेदार रहने वाला है, क्योंकि हम लोग जितना भी स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिक फील्ड को लेकर कंफ्यूज्ड हैं और उनसे न्यूमेरिकल नहीं बन रहा है, हमारे सेशन को देखने के बाद उन लोग से न्यूमेरिकल्स तो बनेगा ही, साथ में जो कन्फ्यूजन्स हो गए उनके वो भी दूर हो जाएगा। और उसके बाद भी आप लोगों को कुछ कन्फ्यूजन बचता है तो आप लोग कमेंट में ज़रूर लिखिए और हमारा चैनल्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिए। ओके, तो हम लोग आपका समय ज़्यादा नहीं लेते हुए हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को समझते हैं। होता क्या है ये इलेक्ट्रिक फील्ड? होता क्या है कि मान लीजिए कोई एक चार्ज है, एक कोई चार्ज बॉडी है। ओके, अब इसका चारों तरफ का वह रीजन या वह क्षेत्र जिस क्षेत्र में इसका प्रभाव पाया जाता है, तो किस प्रकार का प्रभाव? यदि कोई दूसरे बॉडी को, किसी दूसरे चार्ज बॉडी को इस रीजन या इस क्षेत्र में हम लोग ले जाएंगे तो उस पर या तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा या तो फोर्स ऑफ रिपल्सन लगेगा। तो मान लेते हैं ये कोई सोर्स चार्ज है और यह रीजन है, इस रीजन में, इस पूरे रीजन में इसका प्रभाव पाया जाएगा। जहां पर कोई भी दूसरे चार्ज को ले जाने से, यदि कोई दूसरा चार्ज को हम यहाँ पे ले जाते हैं तो या तो ये जो चार्ज है या तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन महसूस करेगा या तो फोर्स ऑफ रिपल्सन महसूस करेगा ड्यू टू द दिस चार्ज। ओके, तो इस पूरे रीजन को कहा जाएगा क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है इसको हम लोग डिफाइन कर लेंगे। तो लिखेंगे द रीजन और स्पेस around a charged body where its influences can be felt by another चार्ज बॉडी, है ना। तो ये क्या है? यह रीजन या फिर कोई अगर स्पेस किसके अराउंड? किसी चार्ज बॉडी के अराउंड, जहां पर उसका प्रभाव किसी दूसरे चार्ज बॉडी पर देखने को मिलेगा। अब किस प्रकार का प्रभाव तो आपको बताएं, इधर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा या तो फिर फोर्स ऑफ रिपल्सन लगेगा। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि यदि दोनों सेम काइंड ऑफ चार्जेस होगा तो दोनों सेम काइंड चार्ज रखता होगा तो रिपेल करेगा, और अनलाइक चार्जेस यदि रखता होगा तो क्या होगा? दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। ओके, तो हम लोग इसका प्रभाव को देखने के लिए क्या करते हैं ना कि इसके मान लीजिए कि आपको कैसे पता चलेगा, जैसे ये कोई चार्ज है। ओके, आपको कैसे पता चलेगा कि इसका इन्फ्लुएंस कहां तक है, इसका इन्फ्लुएंस कहां तक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां तक है ये जानने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसके आसपास में किसी भी एक पॉइंट को सिलेक्ट कर लीजिए और उस पॉइंट पे आप एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को रखिए। क्या रखना है? यूनिट पॉजिटिव चार्ज को रखना है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को रखना है। ओके, ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज को रखना है और अब देखना कि क्या इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर कोई फोर्स लग रहा है कि नहीं लग रहा है। यदि लग रहा है तो हम समझेंगे कि यहां भी क्या इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करता है। ओके, तो चूंकि ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज है जिस पर हम लोग टेस्ट किया जा रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड है कि नहीं, इसीलिए इसको कहा जाता है टेस्ट चार्ज। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? टेस्ट चार्ज। ओके, और चूंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है,
इसीलिए इसको कहा जाता है सोर्स चार्ज। ओके, जिसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है उसको कहा जाएगा सोर्स चार्ज, और जिस पर ये चेक किया जा रहा है जिस चार्ज पर कि उस पर फोर्स लग रहा है कि नहीं लग रहा है उसको कहा जाता है टेस्ट चार्ज। एक स्टूडेंट्स का सवाल होता है कि क्या सर ये जो टेस्ट चार्ज है क्या वो हमेशा यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है क्या? नहीं, कोई जरूरी नहीं है कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज हो, बस चार्ज होना जरूरी है कि उस पर फोर्स लग रहा है कि नहीं लग रहा है। ये चेक कैसे करेंगे? तो बस एक कोई चार्ज बॉडी होनी चाहिए। तो ये कोई चार्ज बॉडी है, लेकिन हम लोग जनरली लेते हैं यूनिट पॉजिटिव चार्ज, है ना, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है कि टेस्ट चार्ज को यूनिट पॉजिटिव ही होना चाहिए, मतलब उसका वैल्यू 1 कूलम ही हो, ये कोई जरूरी नहीं है। ओके, तो ये हुआ कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, अब हम लोग चलते हैं इसका स्ट्रेंथ पर बातें करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का पॉइंट P के पास स्ट्रेंथ कितना होगा ड्यू टू दिस सोर्स चार्ज। तो हम लोग इसी को हम लोग नया टॉपिक में लेते हैं। नया टॉपिक हम लोग लेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, या तो फिर इसी का दूसरा नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, दोनों में से किन्हीं नाम से इसको आप नाम ले सकते हो, सूचित कर सकते हो। इंटेंसिटी इसको डिनोट करते हैं हम लोग ई से, वेक्टर ई से। ओके, तो जैसे कि आपको पता है टॉपिक में लिखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ, है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ होगा वो कितना होगा। तो मान लेते हैं कोई एक सोर्स चार्ज है, सोर्स चार्ज मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस कर रहा है। अब इस सोर्स चार्ज की वजह से कोई पॉइंट P है, यहां पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ निकालना है। क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ निकालना है। तो क्या करेंगे? तो इस पॉइंट पर एक कोई टेस्ट चार्ज को रखेंगे जिस पर टेस्ट किया जाएगा कि कितना फोर्स लगा, है ना। तो मान लेते हैं इस पॉइंट P के पास हम लोग क्या किए, एक टेस्ट चार्ज को रख दिए जिसका पॉइंट P का जो दूरी है वो कितनी है? R है। कोई तो दूरी होगा सोर्स चार्ज से, है ना, पॉइंट P का कोई तो दूरी होगा ना सोर्स चार्ज से, बिल्कुल होना चाहिए। तो यहां पे मान लेते हैं इस पे ये जो टेस्ट चार्ज है, ये जो टेस्ट चार्ज है Q0, है ना, ये जो टेस्ट चार्ज पर कितना फोर्स लगेगा ये आप पहले डिटरमाइन कर लो। ओके, तो ये पॉइंट P के पास जो टेस्ट चार्ज रखा गया है उसका पर फोर्स कितना लगेगा। तो आपको पता है इस पर जो फोर्स लगेगा, मान लेते हैं ये भी पॉजिटिव चार्ज है और ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो फोर्स क्या होगा? फोर्स ऑफ रिपल्सन लगेगा, और जो फोर्स का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा? फोर्स का जो वैल्यू होगा वो होगा Q0 अपॉन R²। ओके, अब टेस्ट चार्ज पे फोर्स कितना लग रहा है? इतना लग रहा है। तो हमको करना क्या है? यदि हमको इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ को यदि हमको निकालना है तो हम लोग देखेंगे कि जो फोर्स लग रहा है वो पर यूनिट चार्ज कितना लग रहा है। तो जितना भी पर यूनिट चार्ज लगेगा वही क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट पॉइंट P। तो यहां पर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालने के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ को निकालने के लिए क्या करेंगे? फोर्स पर यूनिट चार्ज को निकालेंगे। मतलब ये जो टेस्ट चार्ज है उस पर यूनिट चार्ज पर कितना फोर्स लग रहा है, मतलब 1 कूलम पर कितना फोर्स लग रहा है ड्यू टू दिस सोर्स चार्ज, उसी को कहा जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या फिर स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। ओके,
तो बस इसी को शब्दों में आप डिफाइन कर लो, है ना, तो बस हो जाएगा काम आपका। ओके, तो हम लोग इसको क्या करते हैं, शब्दों में डिफाइन करते हैं इसको। तो लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी is defined as the इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट कर दीजिए, किसी एक पॉइंट पे हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट is defined as the force per unit test charge। टेस्ट चार्ज एट दैट पॉइंट। बस जो हम लोग यहां पे हम लोग मैथमेटिकली समझने का कोशिश किए थे उसी को हम लोग शब्दों में उतार दिए, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट इज डिफाइंड एज द फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज एट दैट पॉइंट। मतलब पॉइंट पी के पास फोर्स पर यूनिट चार्ज जितना लगेगा ड्यू टू चार्ज Q, मतलब इस सोर्स चार्ज के वजह से, उसी को कहा जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। ओके, अब आप इसको समझिए कि इसका जो मैग्नीट्यूड हम सिर्फ लेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो क्या हो जाएगा, कुल मिला के E इज इक्वल टू F बाय Q। और यदि हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के टर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये Q इंटू ई। मतलब हम कह सकते हैं दैट इज, आप इसको देखो, मतलब हम ये तो जरूर कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ना, यदि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को हम लोग लिखना चाहेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इक्वल टू चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या फिर स्ट्रेंथ लिख सकते हैं हम लोग, है ना। अब हम लोग आते हैं, इसको आप लोग उतारना चाहते होंगे तो उतार लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। ओके, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट इसी में हम लोग चलते हैं, इसका एसआई यूनिट के बारे में चर्चा करते हैं। एसआई यूनिट, ओके, तो जैसा कि आप लोग को पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो स्ट्रेंथ है वो क्या होता है, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, है ना। मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि जो टेस्ट चार्ज है ये कोई जरूरी नहीं है कि ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज हो, ओके, है ना। तो हम लोग यहां पर एसआई यूनिट की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा न्यूटन और ये हो जाएगा कूलाम। तो क्या हो जाएगा, न्यूटन पर कूलाम। न्यूटन पर कूलाम इज द एसआई यूनिट ऑफ क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब सीजीएस यूनिट के बारे में आपको पता होना चाहिए। व्हाट इज सीजीएस यूनिट? सीजीएस यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, न्यूटन का क्या होता है, डायन होता है, और कूलाम का क्या होता है, आपको पता है कूलाम का? नहीं पता, इसका या तो आप ए बी स्टेट लिख लो,
या तो फिर इसी को आप ESU लिख लेते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, है ना। तो आपका ये हो गया एसआई यूनिट, ये हो गया इसका सीजीएस यूनिट। एक और क्वेश्चन कॉमनली पूछा जाता है डायमेंशन के बारे में, तो आप लोग को डायमेंशन निकालना 11th क्लास में ही सिखा दिया गया होगा। ओके, तो डायमेंशन निकालने के लिए सिखाया गया था, तो आपको कितना होगा बताइए। आपको पता है कि न्यूटन है, नीचे क्या है, कूलाम है। तो न्यूटन क्या होता है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो मतलब इसका डायमेंशन कितना होगा, mLT के पावर -2, और नीचे क्या है, चार्ज, तो Q इज इक्वल टू क्या है, I इंटू टू, मतलब करंट इंटू टाइम, मतलब करंट का एम्पियर और ये टाइम का कैपिटल T। आप इसको फिर से आपको रीमोडिफाई कर लीजिए, क्या हो जाएगा, M L A और T के पावर A के पावर -1 और T के पावर -3, यही हो जाएगा इसका डायमेंशन। ओके, अच्छा एक एसआई यूनिट और आप ले सकते हैं। अब ये कैसे आएगा मैं बाद में बताऊंगा। ये होगा वोल्ट पर मीटर, ये क्या होगा, वोल्ट पर मीटर। ये एसआई यूनिट है, दोनों में से कोई आप एक ले लो। ये सीजीएस यूनिट है ना, और ये इसका डायमेंशन है। ओके, तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट ए गिवन पॉइंट इन ए इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। अब हम लोग पढ़ेंगे कि एक पॉइंट चार्ज के चलते, है ना, किसी गिवन फील्ड पर, है ना, किसी गिवन पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का वैल्यू कितना होगा। तो यहां पे एक टॉपिक, छोटा सा टॉपिक लिखते हैं हम लोग, और लिखते हैं इलेक्ट्रिक field intensity at a point due to a point charge। है ना, एक पॉइंट चार्ज के चलते किसी गिवन पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का कितना वैल्यू होगा, ये हमको कैलकुलेट करना है। तो आप कैलकुलेट कैसे करोगे, जो भी हम बेसिक मैकेनिज्म बताए हैं आप लोग को, उसी मैकेनिज्म के तहत हम लोग को इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व कीजिएगा, है ना। तो देखिए, मान लेते हैं एक कोई क्यू चार्ज है ना, क्यू एक कोई चार्ज है जो कि एक सोर्स चार्ज है, इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। ये क्या है, एक सोर्स चार्ज है। ओके, अब हम चाहते हैं कोई पॉइंट P है, यहां पर आपको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ निकालना है ड्यू टू दिस सोर्स चार्ज। तो पॉइंट P का दूरी मान लेते हैं कितना है, R। अब चूंकि आपको यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ निकालना है, तो आपको क्या प्लेस करना पड़ेगा, वहां पर एक टेस्ट चार्ज को लाना होगा एट पॉइंट P, सो दैट वी कैन कैलकुलेट द फोर्स ऑन चार्ज ऑन टेस्ट चार्ज ड्यू टू सोर्स चार्ज। तो यहां पे एक कोई क्या निकाल लिए हम लोग, एक क्या पुट कर दिए, एक टेस्ट चार्ज को पुट कर दिए, है ना। तो फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय टेस्ट चार्ज कितना हो जाएगा, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय टेस्ट चार्ज कितना हो जाएगा, आप ही बता दो। तो फोर्स इज इक्वल टू हो जाएगा क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर, और एक प्रोपोर्शनल कांस्टेंट हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं ओ, है ना, यही तो। अब हम लोग यदि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ निकालना है,
इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ आपको निकालना है ना। तो क्या करेंगे, इस जो फोर्स एक्सपीरियंस किया गया है उसको पर यूनिट चार्ज निकाल लेंगे कि एक यूनिट चार्ज में कितना फोर्स लगा, मतलब एक कूलम ऑफ चार्ज में कितना फोर्स लगा, यही ना है। तो एक काम करते हैं, फोर्स का वैल्यू यदि क्यू नॉट से डिवाइड करते हैं, क्यू नॉट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इंप्लाई दैट जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू होगा, सिर्फ हम मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, क्यू के क्यू बाय आर स्क्वायर। और आपको जैसा कि पता है कि जो के का वैल्यू होता है क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ निकल गया एट पॉइंट P, और वो पॉइंट P सोर्स चार्ज से कितनी दूरी पर है, r दूरी पर है। ओके, अब हम लोग यहां पर ये चीज समझना होगा, आप लोग को जैसे दिख रहा है कि ये जो E है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसका, आर स्क्वायर का। मतलब डिस्टेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो कहने का मतलब यह हुआ कि यहां पे समझिए कि ये कोई एक टेस्ट या कोई एक सोर्स चार्ज है, एक ऐसा चार्ज है सोर्स चार्ज है। तो सोर्स चार्ज से दूरी r यहां लो या फिर यहां लो या तो फिर यहां लो या तो फिर यहां लो, मतलब स्फेरिकल। मतलब यदि कोई बॉल लेते हैं और बॉल का सेंटर पे यदि हम चार्ज रखते हैं तो जो सरफेस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू होगा वो सब जगह पर क्या होगा, एक समान होगा। क्योंकि आपको यहां साफ दिख रहा है सोर्स चार्ज वही है, ये तो कांस्टेंट है, तो सिर्फ डिपेंड किस पर कर रहा है, आर पे डिपेंड कर रहा है। और कोई एक स्फेयर है तो ये स्फेयर का सेंटर से दूरी सरफेस का क्या होगा, एक समान होगा। तो यहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू से एक ही जैसा होगा, यहां भी मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा। सब जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू सेम होगा। इसका मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो कैसा सिमेट्री रखता है, स्फेरिकल सिमेट्री रखता है। हम लोग कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड हैज स्फेरिकल सिमेट्री। ओके, अब बोलिएगा सर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा क्वांटिटी है, तो आप लोग के पता होना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इसके पास क्या होगा, डायरेक्शन भी होगा, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। और इसका डायरेक्शन किधर होगा, एंड इट्स डायरेक्शन इज along the direction of force between source and test charge। क्लियर हुआ। देखिए ये क्या है, सोर्स चार्ज है और ये है टेस्ट चार्ज। यदि ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव होगा, तो इस पर जो फोर्स लगेगा वो किधर लगेगा, रिपल्सन होगा, है ना। अब इसका डायरेक्शन, ये जो फोर्स का जो डायरेक्शन होगा वही पॉइंट P के पास इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन क्या होगा, फोर्स के डायरेक्शन में होगा। यदि सोर्स चार्ज पॉजिटिव है
और ये जो टेस्ट चार्ज है वो क्या है, नेगेटिव है। तो क्या लगेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। तो जो ये क्या है, फोर्स डायरेक्शन है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन किधर होगा, सॉरी ए नेगेटिव ए पॉजिटिव, तो ये क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, नेगेटिव चार्ज की ओर होगा, है ना। तो याद रखिएगा कि जो यूनिट पॉइंट, ये जो चार्ज है टेस्ट चार्ज, ये कोई जरूरी नहीं है कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज हो, यूनिट होना जरूरी नहीं है, हाँ, लेकिन ये पॉजिटिव होना जरूरी है, ठीक है। यूनिट पॉजिटिव चार्ज के कारण एक और स्पेसिफिक चीज जान लीजिए कि हम लोग इसके कारण इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, मतलब सोर्स चार्ज पर कोई प्रभाव यूनिट पॉजिटिव चार्ज के कारण नहीं पड़ना चाहिए, मतलब उसका पोजीशन में कोई बदलाव नहीं आना चाहिए, तभी हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को अच्छे से डिफाइन कर पाएंगे और कर पाए हैं, ठीक है। तो आज का क्लास यहीं तक, और जो हम लोग कल इसके बाद जो न्यूमेरिकल पढ़ेंगे इसी के बेसिस पर पढ़ेंगे, और आगे हम लोग जो भी पढ़ेंगे वो अच्छे से पढ़ते हुए चलेंगे। और एक एक चीज आप लोग को यहाँ बतलाया जा रहा है, हम लोग का दिन मेहनत आप लोग को अच्छा लग रहा है तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को, और इतना फैला दीजिए हजारीबाग में, ताकि आप लोग को भी अच्छा लगे कि जो नेक्स्ट जन स्कॉलर्स हब आप लोग के बीच से, और आप लोग कोई ना कोई माध्यम बने हैं इसको उभारने के लिए। इसी के साथ अपने बातों को यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।